गुड इवनिंग बच्चों। आज हम हाजिर हैं आपके सामने सेक्शन सी के साथ मैथमेटिक्स का। हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन सी पर जा रहे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपके सिलेबस से कट चुके हैं, तो जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे हम उनको छोड़ देंगे और आगे आज ही सैम्पल पेपर ख़त्म करेंगे, फिर कल दूसरा सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपनी तैयारी करते रहें, मकसद ना भूलें। 11 मार्च को आप लोग का पेपर है मैथ्स का। तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने बोला है अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोनिंग द पॉइंट A एंड B। मतलब हमारे पास एक पॉइंट A है। अब वो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 3,-5। एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है -4,8। इस लाइन को एक पॉइंट P ने डिवाइड किया, मतलब इस पॉइंट P ने इसको क्या किया बेटा, डिवाइड किया है। अब इसने इसको डिवाइड किया है P पॉइंट ने। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं वो x, y वो कोऑर्डिनेट है जहां पर इस पॉइंट P ने AB लाइन को काटा है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। और ये भी बोला है इफ द पॉइंट P जो पॉइंट है इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो किस रेशो में काटा, रेशो दे रखा बेटा AP अपॉन PB, रेशो दे रखा है k/1। तो मतलब M1 आपको दे रखा है k और M2 दे रखा है 1, तो k/1 मतलब M1 और M2 दे रखा है। तो हमें x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x की वैल्यू M1 है बेटा k और x2 देखो ये x1 है, ये x2 है। x2 बेटा -4 प्लस M2 बेटा 1 है और x1 है x1 है 3 अपॉन M1 प्लस M2 k प्लस 1। तो x हमारे पास आएगा बेटा -4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। x के बाद अब हम निकालते हैं y की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो y का ही फॉर्मूला सेम है बेटा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 बेटा हमारे पास k ही है, y2 ये रहा 8 प्लस M2 है 1 और y1 है बेटा -5 अपॉन M1 प्लस M2 k प्लस 1। ये मान लो फर्स्ट, ठीक है। तो y कितना हो बेटा, y होगा हमारे पास 8k -5 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो पॉइंट है बेटा ये पॉइंट है P के, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। उसने खुद बोला है ये जो लाइन है ना x + y = 0, इस लाइन को ये पॉइंट P सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ x डाल दो यहाँ y डाल दो, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x कितना बेटा आपके पास, x है -4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। और जो हमारे पास y है, y बेटा ये रहा हमारे पास, y कितना 8k -5 अपॉन k प्लस 1 = 0। दोनों का डिनोमिनेटर बेटा सेम है तो एक साथ कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर वाला नंबर ऐसे ही सोल्व कर लो बेटा। कितना हो बेटा हमारे पास 8k -5, कुछ कट रहा तो काट दो बेटा। तो ये प्लस का 8k है, ये माइनस का 4k है, तो 8 - 4 4k होगा बेटा हमारे पास। 3 - 5 -2 होगा अपॉन k प्लस 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4k -2 = ये वहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4k = 2, तो k = 2/4, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2। जो हमसे वैल्यू पूछी थी उन्होंने k की वैल्यू, वो ये है k की वैल्यू बेटा। जिस बच्चे को जल्दी लिख लें बेटा इसको, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी हमें ये चैप्टर, ये सैम्पल पेपर ख़त्म करना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेकर के चलते हैं, वो क्या है देख लेते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन पेपर को भी हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, देख लेंगे। इन्होंने बोला है इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर डैश 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 and its area is 50 square unit,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस से काट दिया गया है। इसमें जो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज होता है वो होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें इसका यूज होता है बेटा, और ये हमारे सिलेबस से काट दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। इन्होंने बोला है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो मतलब इन्होंने हमसे ये कहा है कि हमारे पास से क्वाड्रिलेटरल है, तो बना लेते हैं बेटा। ये हमारे पास इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कर लो क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल हमने बना दिया। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड मतलब साइड ले लो बेटा। साइड का ये साइड ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड जो सेंटर से एंगल बनाएंगे ना, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब बेटा 180 डिग्री बनानी चाहिए एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मतलब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ ना, इसको इस तरीके से, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, A को O से ज्वाइन कर दूँ और O को B से ज्वाइन कर दूँ, तो मतलब आपको जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है एंगल AOB ये वाली साइड ने जितना एंगल बना इसकी अपोजिट वाली COD ये वाली CD लाइन है, इसका सम एंगल COD ये आपको 180 प्रूफ करना है। बस इतना ही आंसर है, उतना ही क्वेश्चन करना है। तो अब इसमें थोड़ा सा बेटा आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो आप क्या करो बेटा, इन सबको आप ज्वाइन कर लो, सेंटर से यहाँ तक की आप ज्वाइन कर लो। इसको O से Q को ज्वाइन कर लो, O से P को ज्वाइन करो, O से S को ज्वाइन करो, और इन सभी एंगल्स के आप डाल दो नाम। जैसे कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ बातों पे हम लोग ध्यान देंगे हमेशा कि आपको बस प्रूफ करना है एंगल 6 और 7, एंगल 1 और 2 को आपको लिख करके चलना है। तो अगर मैं कोशिश ये करूँगा, अगर मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, और इस वाले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, और इसको इसको और इसको इसको, तो देखो मैं हिसाब से चलूँगा। मैं पहले लूँगा इन ट्राइंगल AOS, इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP। समझना बेटा, ये एंगल की रेडियस है और टेंजेंट पे 90 एंगल बनता है, ठीक है, और यहाँ भी रेडियस है और ये हमारी टेंजेंट है तो 90 एंगल बनेगा। तो एंगल जो हमारे पास ये वाला है, एंगल ASO इक्वल टू एंगल APO, ये दोनों एंगल 90 होंगे, ठीक है बेटा। दूसरा ये PO है और ये SO है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि सर्कल की रेडियस है। PO इक्वल टू SO, ये हमारे दोनों क्या है, रेडियस है। और एक साइड है बेटा दोनों में कॉमन, वो है AO। ये जो AO वाली साइड है बेटा वो दोनों में कॉमन आ रही है, तो AO इक्वल टू AO। तो आप देखोगे बाय RHS से, बाय RHS से ट्राइंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। जब ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय CP CT। दो बेटा सिमिलरली इस जिस तरीके से मैंने ये प्रूफ किया है, तो आप उसके बाद एग्जाम में ऐसे लिखोगे, सिमिलरली ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CT। और सिमिलरली ऊपर भी लिखोगे ऐसे बेटा, सिमिलरली ट्राइंगल SOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOR
और एक दो पेयर और लेना, ट्राइंगल ROC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROC तो हो गया, ट्राइंगल COQ। यहाँ से क्या लिखोगे, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7 बाय CPCT, और यहाँ से लिखोगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 बाय CPCT। अब हम सभी एंगल को जोड़ें, दिमाग लगाएंगे। अगर हम सभी एंगल को मैं जोड़ता हूँ, जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबका सम 360 होगा, क्योंकि एक पूरा सर्कल बन रहा है बेटा। हमें हमारा जो मेन फोकस है एंगल 2 पर और एंगल 3 पर होगा, और उस साइड से एंगल 7 और एंगल 6 पर होगा, बस। अब देखो एंगल 1 किसके बराबर है, यहाँ देखो एंगल 1 2 के बराबर है यहाँ पर, तो एंगल इस 1 जगह एंगल 2 डाल देंगे, ठीक है। और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 4 भी 3 के बराबर है, तो बेटा डाल दो। एंगल 5 भी हटाना हमें, एंगल 5 किसके बराबर, देखो एंगल 6 के बराबर है, एंगल 6 डाल दो। और ये तो ऑलरेडी एंगल 6 है ही, ये ऑलरेडी एंगल 7 है। और एंगल 8 किसके बराबर, देखो एंगल 8 किसके बराबर, 7 के बराबर है, डाल दो एंगल 7 इक्वल टू 360। अब ध्यान देना बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 7 ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360। अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लूँ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो मिलके बनाता है बेटा, ये बनाता है एंगल AOB, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 बनाता है एंगल COD। और ये जो बेटा आपके पास 2 है, वो 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 360/2, जो कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। तो बेटा यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यही तो प्रूफ करना था, जो अपोजिट साइड होंगी वो हमेशा 180 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगी एट सेंटर। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। देख लें इसका, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बेटा ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। इन्होंने ये बोला बेटा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके का, और उसकी हाइट कितनी बेटा, उसकी हाइट है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड द सेम बेस डायमीटर इज होलो आउट। तो हमने इसमें से कौन के टाइप का शेप बाहर निकाल दिया इस तरीके का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब बेटा देखो, मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमसे ये पूछता है, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका आपको एरिया निकालना है। रिमेनिंग सॉलिड का मतलब होगा कि आप खुद सोचें कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो दिमाग थोड़ा लगाओ। दिमाग कैसे लगाओ, जब भी ये सोचो, ये टॉय आपके पास होगा, ये जो भी मॉडल होगा, ये सोचो मॉडल आपके हाथ में है, और आपने बीच में से उसका कॉनिकल पोर्शन बाहर निकाल लिया। और अब आप ये इमेजिन करो कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इस वाले टॉय को पेंट करो, तो आप पेंट कहाँ कर सकते हो। टोटल पूछा है तो ठीक है। तो अगर मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं बेटा पेंट करने पे जाऊँगा तो मैं सबसे पहला पेंट इसके साइड में करूँगा, कर्व सरफेस में। अच्छा, कर्व में करूँगा तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है, ठीक है। फिर मेरा दिमाग चलेगा, ये ऊपर से ही तो हमने इसको होल किया है, नीचे तो बंद होगा, तो नीचे भी पेंट हो सकता है फिर तो नीचे का एरिया, नीचे गोल गोल है तो उसका एरिया होता है बेटा πr² प्लस। अच्छा, और पेंट कहाँ कर सकता हूँ बेटा, और पेंट कर सकता हूँ ये जो कोन का जो छेद करा ना मैं अंदर इसको होलो किया है, इसमें तो मैं पेंट कर सकता हूँ इस साइड। अच्छा, तो कोन का भी मुझे कर्व सरफेस एरिया डालना पड़ेगा, वो होता है बेटा πRL पास।
यही आपका आंसर है और यही आपको सोल्व करना होगा। तो आप दिमाग लगाएंगे 2, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी है 6, क्योंकि डायमीटर है बेटा 12, तो रेडियस होगी आधी, और हाइट कितनी है उसकी बेटा, हाइट है 7 सेंटीमीटर। ये तो होगा इसका एरिया, प्लस जो नीचे वाला बेस का एरिया सर्कल का, पाई आर का स्क्वायर, आर कितना बेटा 6 इंटू 6, प्लस पाई कितना 22/7, आर कितना 6, और स्लैंट हाइट का तो हमें पता ही नहीं है, तो स्लैंट हाइट हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। h कितना है बेटा 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49। अच्छा ये एक्सपोर्टिंग होगा क्या, कुछ दब गया गलती से, अभी थोड़ा सा समय लेगा। लगता कोई इंसेक्ट ने टच कर दिया शेयर के ऑप्शन को, थोड़ा समय लेगा ये, शायद थोड़ा वेट कर लो बच्चों, जल्दी हो जाओ। जल्दी हो गई, जल्दी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर h बेटा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू √85। तो 85 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो √85 यहाँ पर आप छोड़ दो बेटा। तो आप देखोगे 7 से 7 काट दोगे, 2 इंटू 44, 44 6 होते हैं 264, प्लस यहाँ बेटा 6 की 36, 36 मल्टीप्लाई 22 विच इज इक्वल टू 792 डिवाइड बाय 7 प्लस और 132, और इसकी तो मल्टीपल हो नहीं सकती, तो 132 √85/7। अब आप बेटा इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो अगर आप चाहो तो, या फिर सबका ले लो एलसीएम। एलसीएम सही होगा क्या हमारे लिए, आप चाहो तो एलसीएम ले लो सबका, क्या दिक्कत आ रही है। तो एलसीएम लोगे 7 आएगा एलसीएम, तो कैलकुलेटर कहाँ भी हमारा, जल्दी फटाफट कर लेते हैं। 1 7 जा 7, 7 की करो बेटा इससे मल्टीप्लाई, 264 मल्टीप्लाई 7, तो ये बेटा 1848 प्लस 7 1 जा 7, तो 7 की करेंगे इससे, प्लस 132 और √85 को ऐसे छोड़ दो। अब हम बेटा क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। जब इसको से जब ऐड करने जाऊंगा तो ये आया, इसमें से ऐड कर लेते हैं इसको, 792 तो विच इज इक्वल टू 2640 प्लस 132 √85/7। इतना छोड़ दो, इतना आपका आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन था, बहुत छोटा, क्या मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाता। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? और कोई है भाई क्वेश्चन जो बच गया हो? हाँ एक क्वेश्चन है बेटा शायद ये वाला, ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन। बड़ा हो जा भाई, देखो हो गया बड़ा, देखो बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमको जो है एक इस तरीके का रीजन दिया गया है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द पी, अरे हाँ ठीक, अब ठीक है। इन्होंने हमसे ये बोला है, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड ए बी आर रेस्पेक्टिवली द आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 7 एंड 3.5। एक की रेडियस बेटा 7, जो यहाँ से यहाँ तक की बेटा वो है 7, और जो यहाँ से यहाँ तक की वो है 3.5, लगभग आधा मान लो, और एंगल पी ओ क्यू 30, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, देखो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बेटा मैं खुद बताऊंगा, एरिया ऑफ ओ पी क्यू ओ निकाल दूं, मतलब ओ पी क्यू ओ, इस पूरे के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये वाला ओ ए बी हटाऊं तो कौन सा बचेगा आपका,
यही तो बचेगा और ये आपको चाहिए। और यहाँ लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, माइनस यहाँ भी लगा दो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। जो दोनों में कॉमन है उसको आप निकाल लो। दोनों में एंगल सेम है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 में बाहर निकाल सकता हूँ और पाई बाहर निकालो, अंदर बच गया बेटा कितना आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसको आगे लिख सकता हूँ, 1 0 से 1 0 काट दो बेटा, 3 × 3 3 × 6, तो पाई अपॉन 12 बड़ा वाला आर बेटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस छोटा आर है बेटा 3.5 का स्क्वायर होता है बेटा 12.25, ठीक है बेटा। और पाई को हम लोग लिखते हैं 22/7 और नीचे है 12 मल्टीप्लाई 49 में से माइनस करो कितना 12.25। तो जल्दी फटाफट कर लेते हैं हम लोग। 49 माइनस 12.25 विच इज इक्वल टू 36.75। अब हम इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। कुछ चीज़ें कट रही हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 22 से, विच इज इक्वल टू 808.5 और नीचे क्या है 12 7 जा 84, तो इसको बेटा 84 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 84। ये बेटा इक्वल है 9.62 के, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा बेटा चैप्टर ये। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर। हमारे पास एक काइट है, वो कितनी हाइट पे बेटा फ्लाई कर रही है 45 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड तो 45 मीटर। अच्छा मान लो ये रहा मेरा ग्राउंड, इस ग्राउंड से 45 मीटर, यहाँ मेरी पतंग उड़ रही है, देखो उड़ी मेरी पतंग ये वाली, तो ये कितनी बेटा 45 मीटर। और क्या बोला था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब जो हमारा मांझा, हिंदी मांझा बोलते हो, क्या बोलते हो आप, मांझा रस्सी, ठीक है। जो हमारा मांझा है हमने काइट को उसमें बांधा है और उसको ग्राउंड में बांध दिया, मतलब हम लोग कहीं चले गए किसी काम से, हमने उसको कहाँ बांध दिया ग्राउंड में। ये रही मेरी पतंग, ये रहा मेरा मांझा, यहाँ बांध दिया मैंने, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो इस धागे ने ग्राउंड से जो इंक्लाइनेशन बनाया वो बनाया 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ पूछिए, मान लो L है और देयर इज नो स्लैग, स्लैग का मतलब कोई इसमें लूजपन नहीं, तो इसमें कुछ नहीं करना यार, आप इसमें चुपचाप वो ना लगा लो, साइन ना लगा लो फटाफट, क्यों इतना टाइम बर्बाद करना। ये है मान लो A B C, साइन लगाओगे, साइन 60 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 60 1/√3 इक्वल टू 45/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो L इक्वल टू 45√3, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैग, तो इसमें तो साइन 60, हाँ साइन 60 गलत हो गया, साइन 60 हमारा गलत है बेटा। साइन 60 होता है, कहाँ दिमाग है आज हमारा, साइन 60 होता है √3/2 45/L, तो L क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 L इक्वल टू 45 2 जा 90, तो L इक्वल टू 90 अपॉन √3, तो रेशनलाइज कर लेंगे फटाफट, तो L इक्वल टू 90 √3 मल्टीप्लाई √3 काट दो जल्दी फटाफट, L हमारा आ गया कितना 30√3 मीटर। इतनी है हमारे धागे की लंबाई जिसमें हम पतंग उड़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। देख लो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम मैं फटाफट अपने आगे बढ़ता हूँ। 11 तारीख याद रखना बच्चों, एग्ज़ाम है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें। 11 तारीख कहाँ भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। AP का क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया AP का। क्या बोला AP में ने, AP में बोला इन्होंने द 16 टर्म ऑफ एन AP इज 1 more twice its 8th टर्म। देखो क्वेश्चन को समझ लो बस एक बार,
अगर आपने क्वेश्चन की भाषा समझ ली तो समझो आपने क्वेश्चन कर दिया। इसने बोला 16 टर्म। आप सभी बच्चों को मैंने बता रखा है 16 टर्म का जो मतलब होता है, तो मतलब a प्लस 15d होता है। इज मतलब इक्वल, 1 मोर मतलब प्लस, देन ट्वाइस मतलब 2 गुना, एट्थ टर्म मतलब a प्लस 7d। बस यही तो था। अब ध्यान देना बेटा, a प्लस 15d इक्वल टू 1 प्लस, थोड़ा फिनिशिंग देंगे, 2 किससे करो मल्टीप्लाई, 2 किससे करो मल्टीप्लाई, 2a प्लस 14d। ए वाली टर्म एक साथ कर लोगे या फिर सबको एक साथ ले लो, जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग कर दो। तो आप बताओ किसको अलग करोगे। मेरे हिसाब से आप जो है इस a को इस साइड ले जाओ, 15d को इस साइड ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा, 0 इक्वल टू 12a माइनस a, ठीक है, प्लस 14d माइनस 15d, ठीक, प्लस 1। तो यहाँ बच गया a माइनस डी इक्वल टू प्लस का 1। आप चाहो तो उस 1 को यहाँ ले जाओ, तो बच गया a माइनस डी इक्वल टू माइनस का 1। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास। और दूसरा कुछ बोला इन्होंने, इफ द 12th टर्म इज ऑफ एन AP इज 47। 12 टर्म दे रखी, 12 टर्म मतलब a प्लस 11d इक्वल टू 47। ये बेटा सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब मैं दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, दोनों को पहले एक साथ लिखेंगे, a माइनस डी इक्वल टू माइनस का 1, a प्लस 11d इक्वल टू 47। दोनों का साइन चेंज करेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस डी माइनस का 11d, तो माइनस का 12d हो गया बेटा, ठीक है। और माइनस का 1 माइनस का 47, तो माइनस का 48, तो d आ गया 12 4 जा 48 प्लस का। तो इसने क्या पूछा है, देन फाइंड द nth टर्म, d तो आ गया, a और निकालना है। a कहाँ से निकालेंगे, उसको फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट में डालोगे, तो फर्स्ट में a माइनस डी इक्वल टू माइनस 1 था, d आया 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1, तो a कितना, माइनस का 1 प्लस का 4, तो a आगे बेटा हमारे पास 3। तो फर्स्ट टर्म 3, कौन सी टर्म पूछी भाई बता दो। इन्होंने पूछा nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला से आपको पता है, nth टर्म इज इक्वल टू, कहाँ जा रहे हो, ऊपर नहीं जाने का बेटा, ऊपर मत जा भाई। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 3, n तो पता ही नहीं है n, और d कितना बेटा 4, तो 3 प्लस 4 n माइनस 4, तो 3 माइनस 4 4n माइनस 1, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। आई थिंक इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो चुका है बच्चों। देख लेते हैं इसमें और क्या पूछा गया है। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा प्रोबेबिलिटी का, और हम लोग उठा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये रहा हमारा, आ जाओ भाई साइड में हो जाओ आप, मैं प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करा दूँ बच्चों को। लगभग हमारे सभी चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, और ये वाला सैम्पल पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास था। तो इन्होंने हमसे कहा अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफलेड डेक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं, जो हमारे पास टोटल आउटकम जो होते हैं जिसको आप बोलते हो वो 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के कितने किंग होते हैं, तो आपको पता है टोटल कार्ड्स हमारे पास 52, 13 के पेयर होते हैं, 13, ये रेड, ये ब्लैक, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, तो मतलब टोटल 2 किंग नहीं हो गए। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वाली बात करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो टोटल 52 कार्ड है, और रेड कलर के किंग तो हमारे पास 2 ही हैं, तो 2 डाल दो ऊपर, तो काट दो 1/26। सेकंड वाले ने क्या बोला इन्होंने बेटा, अ फेस कार्ड। बेटा फेस कार्ड मतलब जिनका चेहरा हो। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें फेस कार्ड एक तो किंग होता है, एक क्वीन होती है, और एक होता है जैक। ये 3 फेस कार्ड होते हैं एक में, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितने हो गए बेटा 12 हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड की वो 12/52, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 4 3 12, ये बेटा ये। और थर्ड क्वेश्चन में क्या उन्होंने बोला बेटा, द क्वीन ऑफ अ डायमंड। देखो चारों कार्ड के नाम अलग अलग होते हैं,
रेड में हार्ट होता है, रेड में डायमंड होता है, ठीक है, एक रेड में डायमंड होता है, तो उस डायमंड में एक कोइन होती है। तो थर्ड वाले का अगर मैं आंसर बताऊं बेटा, थर्ड वाले का जो कोइन का जो फॉर्मूला है, कोइन वैसे 4 होती है लेकिन डायमंड में तो एक ही होती है, तो 1/52, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। और इसके साथ ये हमारा सैम्पल पेपर भी फिनिश हो चुका बच्चों, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो फिर से मुझसे पूछ सकते हैं बेटा।